तारीख 30 दिसंबर 1916, जगह रूस की राजधानी। एक आदमी को खाने में पोटेशियम साइनाइड दिया जाता है, इतना जहर कि 5 हाथी मर जाए, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। उसे सीने में गोली मारी जाती है, वो फिर भी खड़ा हो जाता है। उसे दोबारा गोली लगती है, लोहे की रॉड से पीटा जाता है और आखिर में बर्फीली नदी में फेंक दिया जाता है। जब उसकी लाश मिलती है तो पता चलता है कि वो जहर से नहीं, गोली से नहीं, बल्कि पानी के अंदर दम घुटने से मरा था। यह आदमी कोई सुपर हीरो नहीं था, इसका नाम था ग्रेगरी रास्पुतिन। रूस के लोग उसे शैतान का अवतार कहते थे। शाही परिवार उसे भगवान का दूत मानता था, लेकिन सच ये है कि यह अकेला आदमी 300 साल पुराने रोमनोव एम्पायर की तबाही की सबसे बड़ी वजह बना। आज की कहानी रूस की क्रांति की है, लेकिन उस चेहरे के साथ जिसने इस क्रांति की आग में घी डालने का काम किया। दोस्तों, इतिहास की किताबों में लिखा है कि 1917 में रूस में क्रांति हुई और उसके नेता थे लेनिन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस क्रांति का असली ट्रिगर कोई नेता नहीं, बल्कि एक अनपढ़, मिस्टीरियस और बहुत ही कंट्रोवर्शियल तांत्रिक था। एक ऐसा आदमी जिसने ना कोई फौज चलाई, ना कोई नारा दिया। उसने बस महल के अंदर बैठकर पूरे एम्पायर को खोखला कर दिया और मरने से पहले उसने एक ऐसी भविष्यवाणी लिखी जो 1.5 साल बाद एक एक शब्द सहित सच हो गई। तो आखिर ये रास्पुतिन था कौन और महल में ये पहुंचा कैसे? कैसे उसने 300 साल पुराने साम्राज्य की नींव हिला दी और क्या थी रूस की क्रांति की असली कहानी? ये सब जानेंगे वीडियो में, तो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। रूस का जार शासन ऐसा साम्राज्य था जहां शासक खुद को ईश्वर का सीधा प्रतिनिधि मानता था। सदियों से रूसी जनता और किसानों के दिमाग में ये बात गहराई तक बिठा दी गई थी कि उनका जार धरती पर साक्षात भगवान की आवाज है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन फिर 1900 आते आते इस ईश्वरीय राजा की असलियत सड़कों पर बिखरने लगी। एक तरफ थे किसान और मजदूर जो कारखानों में 11 से 12 घंटे काम करते हुए खटते थे, बदबूदार बस्तियों में रहते थे, भयानक गरीबी और भारी टैक्स के बोझ तले जी रहे थे। और दूसरी तरफ थी रोमनोव परिवार की दुनिया, जहां गरीबी ने कभी दरवाजा भी नहीं खटखटाया था। 1903 में जब देश में असंतोष चरम पर था, तब सेंट पीटर्सबर्ग के विंटर पैलेस में एक बहुत ही भव्य जश्न हो रहा था, मानो देश में कोई समस्या रही नहीं गई। यही वो कंट्रास्ट था जो लोगों के अंदर धीरे धीरे नफरत की आग सुलगा रहा था। इसी असंतोष के बीच आता है 22 जनवरी 1905 का दिन। हजारों मजदूर और आम लोग सेंट पीटर्सबर्ग में जार निकोलस के महल की ओर मार्च कर रहे थे। अभी भी लोग राजा को अपना पिता मानते थे। वो उम्मीद लेकर आए थे कि राजा उनकी बात सुनेगा, लेकिन जैसे ही भीड़ विंटर पैलेस के पास पहुंची तो सेना ने गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हुए। इस एक इंसिडेंट ने जो कर दिया वो किसी क्रांतिकारी भाषण से नहीं हो सकता था। जनता के मन से हमेशा के लिए दयालु जार की इमेज मिट गई। अब लोगों को साफ समझ में आ रहा था कि जार उनका कोई रक्षक नहीं है, बल्कि उनका असली दुश्मन है। इसके बाद पूरे रूस में हड़तालें हुई, किसान विद्रोह करने लगे और यहाँ तक कि युद्धपोत पोटेमकिन पर भी नौसैनिकों ने बगावत कर दी। मजबूरन जार ने अक्टूबर घोषणा पत्र जारी किया और संसद बनाने का वादा किया। लेकिन जब ये नई संसद यानी कि ड्यूमा ने किसानों के लिए जमीन और मजदूरों के हकों की बात उठाई, तो जार निकोलस ने अपनी वीटो पावर से उसे बार बार भंग कर दिया। रूस की जनता जल्दी ही समझ गई कि ये ड्यूमा बस एक नाटक है। असली ताकत आज भी विंटर पैलेस की 4 दीवारी में कैद है। और तब जनता ने गौर से देखना शुरू किया कि उस पैलेस के अंदर आखिर हो क्या रहा है। और तब लोगों को पता चला रास्पुतिन के बारे में, जो इस पूरी कहानी का सबसे ड्रामाई कैरेक्टर है। रास्पुतिन एक रूसी किसान था जो खुद को तीर्थयात्री कहता था। दावा करता था कि उसके पास हर बीमारी का इलाज है, और यही दावा उसे रूस के शाही महल के अंदर ले गया। जार निकोलस और महारानी अलेक्जेंड्रा का इकलौता बेटा था एलेक्सी, साम्राज्य का अकेला वारिस। लेकिन एलेक्सी को हीमोफीलिया नाम की एक ऐसी बीमारी थी जिसमें छोटी सी खरोंच से भी खून बहना रुकता नहीं है। ये बीमारी महलों में छिपा कर रखी गई थी। उसकी माँ की ये बेबसी थी, दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की महारानी, जो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। इसी बेबसी का फायदा उठाया रास्पुतिन ने। उसने रानी को यकीन दिला दिया कि दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं, केवल उसकी रहस्यमयी प्रार्थनाओं से ही एलेक्सी को जिंदा रखा जा सकता है।
धीरे धीरे रासपुतिन महल की राजनीति में इस कदर घुस गया कि वो नीतियों को भी और मंत्रियों की नियुक्तियां तक तय करने लगा। 1910 का दशक आते आते रूस की सड़कों पर, बाजारों में और यहाँ तक कि सेना के तंबुओं में ऐसे पर्चे बंटने लगे जो इस ईश्वरीय सत्ता का सरेआम मजाक उड़ा रहे थे। अफवाहें फैलाई गई थी कि देश को अब भगवान का कोई प्रतिनिधि नहीं चला रहा था। अफवाहें थी कि महल के अंदर बैठा एक पागल और रहस्यमयी तांत्रिक रानी को कंट्रोल कर रहा था। पर्चों में लिखा होता था कि रानी अपने इशारों पर राजा को नचा रही है। अब आम जनता और भूखे किसानों को लगने लगा कि सत्ता के शिखर पर कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं बल्कि एक कठपुतली बैठी है। तो राजशाही का वो ईश्वरीय भ्रम हमेशा के लिए चकनाचूर हो गया। इन सबके बीच रासपुतिन और महारानी के बीच के रिश्तों की अफवाहें भी आग में घी का काम कर रही थी। लोगों के बीच राजा का भरोसा तब और टूट गया जब 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। सबको पता था कि रूस इस जंग के लिए तैयार नहीं है। कागजों पर रूस दुनिया की सबसे बड़ी फौजों में से एक थी, लाखों सैनिकों की एक बहुत बड़ी दीवार, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत डरावनी थी। साम्राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ट्रेनें रास्तों में ही खराब हो जाती थी और जो सप्लाई सैनिकों तक पहुंचनी चाहिए थी वो स्टेशनों पर सड़ रही होती थी। रशियन फैक्ट्रीज में इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं थी कि वो वर्ल्ड वॉर के लेवल पर लड़ रहे लाखों सैनिकों के लिए हथियार और गोलियां बना सके। इसी तबाही के बीच 1915 में जार निकोलस ने एक ऐसा पॉलिटिकल डिसीजन लिया जो उनके और उनके पूरी फैमिली के लिए घातक साबित हुआ। उन्होंने अपने अनुभवी मिलिट्री कमांडर को हटा दिया और खुद सेना की कमान अपने हाथों में ले ली और ये मोर्चे पर चले गए रूस को छोड़कर। अब निकोलस को लगा था कि इससे सेना का मनोबल बढ़ेगा, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उनके जाने के बाद जो वैक्यूम खड़ा हुआ उसने रासपुतिन को जैसे फ्री हैंड दे दिया। सत्ता के नशे में चूर रासपुतिन ने पूरी सरकार और जस्टिस सिस्टम को एक मजाक बना दिया। महारानी अलेक्जेंड्रा सत्ता चला रही थी और अलेक्जेंड्रा के फैसले सीधे तौर पर रासपुतिन तय कर रहा था। उसने मिनिस्टीरियल लीप फ्रॉग का एक ऐसा खतरनाक खेल शुरू किया जहां मंत्रियों की काबिलियत या उनकी देशभक्ति नहीं बल्कि रासपुतिन के प्रति उनकी वफादारी मायने रखती थी। कुछ महीनों के अंदर ही कई प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और यहाँ तक कि युद्ध मंत्री बदल दिए गए। जो भी रासपुतिन के सामने सिर नहीं झुकाता था उसे रातों रात हटा दिया जाता। एक तरफ जंग में बिना जूतों के सैनिक बर्फ में लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ राजधानी में रासपुतिन का रुतबा चरम पर था। वो सरेआम शराब खानों और पार्टियों में अपनी ताकत का दिखावा करता और दावा करता कि पूरा राज परिवार उसकी मुट्ठी में है। इन अफवाहों को सुनकर मोर्चे पर लड़ रहे भूखे सैनिकों और शहरों में राशन की लाइनों में खड़ी औरतों तक पहुंचती तो उनका खून खौल उठता। लोगों को यह एहसास होने लगा था कि वो एक ऐसे भ्रष्ट और सड़े हुए सिस्टम के लिए अपनी और अपने बच्चों की जान दे रहे हैं जिसे एक बाहरी, नाकाबिल और कैरेक्टरलेस शख्स चला रहा है। इसी भयंकर कंट्रास्ट ने राजशाही के लिए बची खुची इज्जत को नफरत और बदले की आग में बदल दिया। राजशाही में कुछ वफादार दरबारी और रसूखदार थे जिनको पूरी तरह से समझ आ गया था कि अगर रासपुतिन को नहीं हटाया गया तो पूरा साम्राज्य उसके साथ ही डूब जाएगा। इसकी भनक रासपुतिन तक भी पहुंच चुकी थी और तब उसने एक चिट्ठी लिखी। रूस की महारानी को लिखी इस चिट्ठी में रूस की महारानी को एक शाप दिया गया। लिखा था, मुझे गहराई से एहसास हो रहा है कि 1 जनवरी का सूरज देखने से पहले मेरी हत्या कर दी जाएगी। अगर मुझे आम किसानों ने मारा तो आप और आपका परिवार सदियों तक रूस पर राज करता रहेगा, लेकिन अगर मेरी हत्या आपके दरबारियों, रसूखदारों और राजघराने के लोगों ने की तो याद रखना आपका कोई भी बच्चा 2 साल से ज्यादा जिंदा नहीं बचेगा और पूरा रूस खून के समंदर में डूब जाएगा। राज परिवार में जो रासपुतिन के दुश्मन थे उन्होंने जो सोचा वो कर दिखाया। दिसंबर 1916 की एक सर्द रात को राजशाही को बचाने के नाम पर प्रिंस फेलिक्स यूसुपोव और कुछ दूसरे शाही रिश्तेदारों ने रासपुतिन की हत्या कर दी। यह हत्या बहुत मुश्किलों में हुई। रासपुतिन को जहर दिया गया, गोली मारी गई, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उसे जब बांधकर बर्फीली नेवा नदी की दरारों में फेंका गया तब पानी में डूबने से उसकी मौत हुई। अब रासपुतिन तो मारा गया, लेकिन उसकी हत्या राजशाही को बचा नहीं पाई, बल्कि इसने महल के अंदर फैले खोखलेपन को दुनिया के सामने नंगा कर दिया। रासपुतिन की वो खौफनाक चिट्ठी अब हकीकत में बदलने वाली थी, क्योंकि उसे मारने वाले कोई आम किसान नहीं बल्कि जार के ही दरबारी और रसूखदार थे। सिर्फ 1.5 साल बाद 16 जुलाई 1918 की सर्द और मनहूस रात को साइबेरिया के येकातेरिनबर्ग शहर में रासपुतिन की भविष्यवाणी सच साबित होने वाली थी। तो रासपुतिन की मौत के बाद से शुरू होती है रूस की पहली क्रांति की कहानी। जी हाँ, अक्सर लोग 1917 की घटनाओं को इतिहास की किताबों में एक ही क्रांति के रूप में पढ़ लेते हैं, लेकिन वास्तव में उस साल 2 बिल्कुल अलग अलग क्रांतियां हुई थी। इन दोनों ही क्रांतियों का नेचर और मकसद एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे।
पहली क्रांति, जिसे हम फरवरी की क्रांति कहते हैं, ये किसी बड़े साजिश या सिद्धांत से नहीं बल्कि आम लोगों के गुस्से से शुरू हुई थी। 23 फरवरी 1917 को रूस की औरतों और मजदूरों ने सड़कों पर उतरकर साम्राज्य के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। हड़तालें शुरू हो गई। जार की सरकार ने सेना को आदेश दिया कि इन प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई जाएं, लेकिन सेना के जवान भी इसी समाज का हिस्सा थे और उनकी भी हालत ठीक नहीं थी। सरकार का साथ देने की बजाय पुलिस और सेना के जवानों ने भी आम जनता का साथ देना शुरू कर दिया। इन्होंने अपने ही अफसरों के खिलाफ बगावत कर दी। ये क्रांति मेनली जन आक्रोश से शुरू हुई, जिसमें ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप बहुत ही लिमिटेड लेवल पर थी। लोगों का गुस्सा इतना बड़ा और इतना नेचुरल था कि कुछ ही दिनों में 300 साल पुराना ताकतवर रोमनोव एम्पायर ढह गया और एक टेम्परेरी सरकार ने सत्ता संभाली। रोमनोव एम्पायर के गिरने के बाद जब ये नई अस्थायी सरकार बनी तो रूस के लोगों ने राहत की सांस ली। जनता की मांगें बहुत सीधी थी, हमें इस खूनी युद्ध से बाहर निकालो और पेट भर रोटी दो। लेकिन इस नई सरकार ने एक ऐसी ऐतिहासिक गलती की जिसने रूस की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। वेस्टर्न देशों के दबाव और अपने झूठे सम्मान के चक्कर में इस नई सरकार ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर निकलने से साफ मना कर दिया। लोगों को लगा कि राजा तो बदल गया लेकिन हमारी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया। इसी दौरान रूस में एक और ताकत खड़ी हो रही थी, सोवियत की ताकत। ये मजदूरों और सैनिकों की अपनी कमिटीज थी जिनकी जमीनी पकड़ सरकार से भी ज्यादा मजबूत थी। पूरे देश में एक डुअल पावर यानी दोहरी सत्ता का कंफ्यूजन फैल गया। एक तरफ वो सरकार थी जिसके पास कोई ताकत नहीं थी और दूसरी तरफ सोवियत थी जिनके पास जनता का पूरा सपोर्ट था। नई सरकार की इसी नाकामी और जनता की हताशा ने उस इंसान के लिए एकदम परफेक्ट स्टेज तैयार किया जो इतिहास का सबसे बड़ा गेम पलटने वाला था। ये दुनिया के इतिहास में एक बहुत ही संगठित और रणनीतिक तख्तापलट का उदाहरण था। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि व्लादिमीर लेनिन थे। लेकिन लेनिन इस समय रूस में मौजूद नहीं थे, वो निर्वासन में स्विट्जरलैंड में रह रहे थे। 1895 में उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में एक ग्रुप बनाया था जो कि अवैध डिक्लेयर कर दिया गया था। इस ग्रुप का नाम था श्रमिक वर्ग की मुक्ति के लिए संघर्ष संघ। इस संगठन के माध्यम से वो मजदूरों को संगठित कर रहे थे और जार शाही के खिलाफ पर्चे बांट रहे थे। इस चीज को सरकार ने राजद्रोह माना। पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर साइबेरिया भेज दिया गया। बाद में वो विदेश चले गए। स्विट्जरलैंड में रहते हुए भी लेनिन की नजर रूस में हो रहे बदलावों पर थी। उन्हें पता था कि अभी जो सरकार बनी है वो कमजोर है, जंग में फंसी हुई है और यही वो मौका है जब क्रांति की जा सकती है। लेकिन उनके इस प्लान के सामने दिक्कत थी कि जंग में फंसे यूरोप से बाहर कैसे निकला जाए। जर्मनी ने उन्हें सील ट्रेन के जरिए रूस पहुंचने में मदद की क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इससे रूस शायद युद्ध से बाहर हो जाएगा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जर्मनी ने बोल्शेविकों को अप्रत्यक्ष मदद दी, लेकिन इस पर आज भी मतभेद है। सवाल है कि क्या लेनिन ने अपने आदर्शों से समझौता किया था? एक दुश्मन देश से मदद लेना क्या सच में गद्दारी थी? हो सकता है आप में से कई लोग इस बात को ना माने, लेकिन लेनिन के हिसाब से, मतलब जो लेनिन का पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि सत्ता हासिल करना और ग्लोबल कम्युनिस्ट क्रांति लाने का मकसद इतना बड़ा है कि इसके लिए उन्होंने इस कदम को पूरी तरह से जायज माना, यानी कि जर्मनी से हेल्प लेने की मदद को जायज माना। फिर अक्टूबर 1917 में एक प्लान्ड तख्तापलट के जरिए बोल्शेविकों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। इस तरह से क्रांति ने अपना रास्ता ढूंढ लिया और रूस में पहली कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना हुई। लेकिन सत्ता में आने के बाद रूस जिस दौर में पहुंचा वो इतिहास के सबसे खूनी हिस्सों में से एक है। बोल्शेविकों के सत्ता में आने के बाद रशिया में सिविल वॉर छिड़ गई। रेड आर्मी और व्हाइट आर्मी के बीच एक ऐसा गृहयुद्ध शुरू हुआ जिसमें बड़े पैमाने पर हिंसा और कत्लेआम हुआ। व्हाइट आर्मी, जिसमें राजशाही के समर्थक, पूर्व अधिकारी और कई दूसरे गुट शामिल थे, इन्होंने व्हाइट टेरर का दौर चलाया, खास तौर पर यहूदियों के खिलाफ। अक्सर इन यहूदियों को बिना किसी ठोस सबूत के बोल्शेविकों से जोड़ दिया जाता और उन्हें भयानक कत्लेआम का निशाना बनाया जाता। दूसरी तरफ अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए बोल्शेविकों ने रेड टेरर की शुरुआत की। ये कोई बेकाबू हिंसा नहीं थी बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिसी थी जिसका मकसद था समाज से विरोधियों और बुर्जुआ वर्ग के हर निशान को पूरी तरह से कुचलना। चेका नाम की एक सीक्रेट पुलिस बनाई गई। इस पुलिस ने समाज में उठती हर नाराज आवाज को दबाने की कोशिश की। जो भी नई सरकार से असहमत होता उसे दुश्मन घोषित कर दिया जाता। और रास्पुतिन की भविष्यवाणी का क्या हुआ? 16 जुलाई 1918 की रात निकोलस द्वितीय और उनके पूरे परिवार को एक कमरे में ले जाकर गोली मार दी गई। ये कोई कानूनी सजा नहीं थी बल्कि सत्ता को सेफ रखने के लिए लिया गया एक क्रूर फैसला था। बोल्शेविकों का मकसद साफ था, राजशाही का कोई भी प्रतीक जिंदा नहीं बचना चाहिए। लेकिन बोल्शेविकों की ये वैचारिक सख्ती और निर्ममता सिर्फ राजशाही या अमीरों तक लिमिटेड नहीं रही। जब सत्ता पर पकड़ कमजोर होने का डर पैदा होता है तो क्रांतियां किस तरह से
अपने ही सबसे वफादार लोगों से टकराती हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है 1921 का क्रोनस्टार्ट विद्रोह। क्रोनस्टार्ट के 9 सैनिक वो लोग थे जिन्हें ट्रॉट्स्की ने खुद कभी क्रांति का गौरव कहा था। इन लोगों ने 1917 में लेनिन की सत्ता लाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, लेकिन 1921 आते आते जब उन्होंने देखा कि बोल्शेविक सरकार की नीतियां आम लोगों और मजदूरों पर भारी पड़ रही हैं, देश में अकाल जैसे हालात हैं, तो उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत कर दी। उनकी मांगें थी आज़ादी, इक्वल राइट्स और मजदूरों के लिए बेहतर हालात। ये तानाशाही के खिलाफ थे, लेकिन सोवियत लीडरशिप को ये नाराजगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। एक सर्वहारा राज्य में सर्वहारा वर्ग का ही विद्रोह उनके वैचारिक ढांचे के लिए एक बड़ा खतरा था। लेनिन और ट्रॉट्स्की ने उसी लाल सेना को आदेश दिया और अपने ही उन पूर्व समर्थक क्रांतिकारी सैनिकों के विद्रोह को बड़े सैन्य बल का उपयोग करके दबा दिया। इसके बाद लेनिन ने नई आर्थिक नीति लागू की, जिसमें कुछ हद तक प्राइवेट ट्रेड को अनुमति दी गई। सत्ता बचाने के लिए सिद्धांत भी बदले जा सकते थे और अपनों का खून भी बहाया जा सकता था। दोस्तों, रूस की क्रांति सिर्फ एक सत्ता का परिवर्तन नहीं था, ये एक चेतावनी भी थी। जब सत्ता और विचारधारा का टकराव होता है तो अक्सर सबसे ज्यादा कीमत आम लोग चुकाते हैं। ये कहानी हमें सिर्फ हिस्ट्री नहीं बताती, बल्कि एक सवाल भी छोड़ती है। क्या हर क्रांति सच में आज़ादी लाती है या सिर्फ एक नई सत्ता को जन्म देती है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।